जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका एमपी टेट वर्ग 2 का एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में। उसकी क्लास है और ये जो क्लास है अब आपकी रेगुलर रहेगी। ये थ्योरिकल क्लास है। इसमें हम आपको पूरी की थ्योरी जो है साइंस का जो पोर्शन है उसकी हम थ्योरी कंप्लीट करवाएंगे और ये साइंस की थ्योरिकल क्लास रहेगी, जिसमें हम आपके लिए आज लेकर आए हैं जो आपका यूनिट 1 रहेगा, जो कि जो साइंस से रिलेटेड मतलब जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। आज से ये थ्योरिकल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आपका जो फर्स्ट यूनिट रहेगा जो जीव विज्ञान में जो एमपी टेट वर्ग 2 के लिए है, ये क्लास किसके है? एमपी टेट वर्ग 2 के लिए ये वाली क्लास रहेगी। और इसमें हम आपको जो साइंस वाला है, जो साइंस से फिल करेंगे अपना एग्ज़ाम के लिए फॉर्म, उसके लिए है। और हम आपको इसमें यूनिट फर्स्ट कराएंगे। क्या कराएंगे? यूनिट फर्स्ट। अभी मतलब स्टार्टिंग यूनिट फर्स्ट से ही करेंगे और आपकी हर एक यूनिट को कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। यूनिट फर्स्ट में हम सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? जैविक वर्गीकरण। क्या रहेगा हमारा टॉपिक? जैविक वर्गीकरण रहेगा। उसमें हम आपको वर्गीकरण के बारे में बताएंगे, 5 जगत वर्गीकरण के बारे में भी बताएंगे, फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और भी रहेंगे, प्लांटी और एनिमल, ये सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे। और जो मेन आपको हेडिंग में दिए हैं उनका हम पूरा डिटेल में आपको कंप्लीट कराएंगे। देन लाइकेन, विषाणु और जो वायरॉइड है उसको जब फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा देन हम आपको सेकंड पॉइंट करवाएंगे। तो आपको पूरा जो फर्स्ट यूनिट रहेगा हम आपको ज़्यादा टाइम ना लेके हम 2 या 3 दिन में कंप्लीट करा देंगे। और फिर देन हम सेकेंड यूनिट पे आएंगे। आपकी यूनिट वाइज पूरा हम आपको बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट करवाएंगे। और बायोलॉजी के बाद ये जो है जो कि वर्ग 2 में जो बायोलॉजी से भरेंगे, मतलब कि विज्ञान से भरेंगे, उनके लिए ये क्लास रहेगी। तो आप सभी इस क्लास से जुड़िए, जो कि है ना जीव विज्ञान से भरेंगे, मतलब कि विज्ञान से भरेंगे, उन सभी के लिए ये क्लास रहेगी। और ये क्लास जो एमपी टेट वर्ग 2 है उसके लिए रहेगी। और आज से ये क्लास डेली चलेंगी, थ्योरिकल क्लास रहेगी। फिर हम आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा देंगे, देन हम उसके आपको एमसीक्यूज भी कराएंगे, ताकि आपका जो थ्योरी पोर्शन रहेगा उसमें आपने कितना सीखा है, कितना पढ़ा है, आपको पूरा प्रॉपर जो है एक टेस्ट ले लिया जाएगा। 2-3 दिन तक आपको एमसीक्यूज भी करवा दिए जाएंगे। और हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद समथिंग आपको हम उसके 200+ एमसीक्यूज कराएंगे उसी यूनिट के, ताकि आपकी हर एक यूनिट को मिला के आपके 10,000 से ऊपर आपके क्वेश्चंस पहुंच जाएं। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। और इसकी पीडीएफ भी हम आपको देंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से इसकी पीडीएफ भी रेगुलर मिलती रहेगी। बस आपको इतना करना है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और आप हमारी क्लासों को बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हैं। आई होप आप इन क्लासों को भी, ये जो हम नई यूनिट चालू कर रहे हैं, नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, नई वैकेंसी के लिए, तो आई होप जैसे हमारी सारी क्लासों को आप प्यार देते हैं, इनको भी देंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी करते चलिएगा। और अभी तक मैम सर अगर कोई हमसे जुड़े हैं और उन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारी क्लास आपको रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए, अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और हमारा जो पहला टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक क्या है? जैविक वर्गीकरण। जैविक वर्गीकरण से संबंधित अब हम पढ़ेंगे। और सभी लोग अपनी नोटबुक को हाथ में रख लें, ताकि आप सभी हमारे साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। हम इसकी पीडीएफ तो आपको देंगे ही, लेकिन आप साथ साथ में उसका नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे, जो कि हम कुछ
जो एडिशनल आपको जानकारी देते हैं, तो हो सकता है वो PDF में ना हो, हमने दे दी, तो क्या रहेगा, आप जो बनाएंगे नोट्स अपने, तो उनमें प्रॉपर हर चीज़ आप ऐड कर देंगे। तो चलिए अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग अपनी कॉपी पेन सब हाथ में रख लीजिएगा। और आज का जो हमारी यूनिट फर्स्ट रहेगी, आपकी यूनिट फर्स्ट का पहला जो रहेगा जैविक वर्गीकरण, उससे संबंधित आपकी क्लास है। चलिए अब हम कोई देर नहीं करते हैं और आपको हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाना स्टार्ट कर देते हैं, और सभी लोग अच्छे से आप इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा पहला टॉपिक क्या जाता है, जीवों का वर्गीकरण। अब हम वर्गीकरण से संबंधित पढ़ेंगे कि सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो जीवों का जो वर्गीकरण रहेगा, क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए, है ना। हम आपको चलिए 2 सेकंड देते हैं, जल्दी से क्लास को शेयर करके आ जाइए, क्विक करिएगा। और सभी आंसर, अगर आपको इससे रिलेट आंसर आते हैं तो आप भी, है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं जीवों का वर्गीकरण। देखिए क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, और सभी को अब अगर, है ना, सभी ऐसे आपस में होच पोच करके रहेंगे तो उससे क्या होगा कि कोई भी किसी की भी आइडेंटिटी को जो आइडेंटिफाई करना हमको क्या होगा, मुश्किल होगा। तो फिर क्या किया गया है कि सबको, है ना, प्रॉपर उनके जो भी उनके फीचर्स हैं, जो भी उनकी मतलब कि किस तरीके से हैबिटेट्स में रहते हैं, आवास में रहते हैं, किस तरीके के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उनके लिए क्या अनुकूलन है, क्या प्रतिकूल है उनके, तो उन सभी की अकॉर्डिंग उनके जो फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, उन सबको प्रॉपर बांटा गया है। और उसी तरीके से जीवों में भी वर्गीकरण किया गया है, उसी को जीवों का वर्गीकरण कहा जाता है। अब देखिए जीवों का वर्गीकरण, जो जैविक जगत का वर्गीकरण है, वो एकदम से नहीं हुआ, इसकी स्टार्टिंग हुई। इसकी जैसे किसी ने पहले कर दिया, फिर उसमें कुछ कमी रह गई तो फिर दूसरे ने किया, इस तरीके से प्रोसेस चलती रही। और एक फिर आके लास्ट में जो 5 जैविक जगत वाला जो वर्गीकरण हुआ है, उसको मान्यता मिली, जो कि हमारे सिलेबस में है। लेकिन हम थोड़ा सा आपको उसकी पहले की बैकग्राउंड समझा देते हैं ताकि आपको ईजी पड़ जाए, ठीक है। चलिए तो देखिए, अगर हम आपको बताएं कि जीवों का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले किसने प्रयास किया था, तो जीवों का वर्गीकरण करने में एक सेकेंड, जीवों का वर्गीकरण करने में सबसे पहला प्रयास किसने किया था, तो पहला प्रयास जो है यूनानी विचारक जो थे अरस्तु, उन्होंने किया था। अरस्तु को तो विज्ञान का क्या कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है ना। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण के बारे में बताया था, किसने बताया था, अरस्तु ने बोला था, है ना। किसने कहा था, अरस्तु जो है उन्होंने बताया था, ठीक है। किसने, अरस्तु ने। और ये अरस्तु ने क्या किया था, जब इन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण, अच्छा इन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण किस स्थान पे किया, मतलब किस आधार पे किया था, तो स्थल के आधार पर, जल के आधार पर और वायु के आधार पर। मतलब कि स्थल पर रहने वाले अलग कर दिए, जल में रहने वाले अलग कर दिए और वायु में रहने, इस आधार पर क्या किया अरस्तु ने इसमें वर्गीकरण किया। और इसलिए, है ना, जीव विज्ञान में इन्होंने जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध विकास में अरस्तु का महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इनको जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, जीव विज्ञान, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो देखिए, हमने जीव वर्गीकरण में सबसे पहला वर्गीकरण किसका आया, तो वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, अरस्तु ने किया था, ठीक है। हमने देखा किसने किया, अरस्तु ने किया। और अरस्तु ने किस आधार पे किया, तो अरस्तु ने एक तो स्थल पे रहने के आधार पर, कि मतलब स्थल पे रहने वालों को अलग कर दिया, फिर उसके बाद, है ना, जल में रहने वालों के आधार पर किया, और नेक्स्ट उन्होंने फिर किस में, वायु में। तो 3 आधारों पर उनको बांटा, और इस तरीके से फिर क्या किया, इन्होंने अलग किया। और फिर इसलिए इनको, है ना, बायोलॉजी का क्या कहा गया, पिता भी कहा गया। तो आप इसको याद रखिए कि सबसे पहले जो जीवों का वर्गीकरण किसने किया था, तो जीवों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, अरस्तु ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं, अब ये क्रम आगे चलता रहा, लेकिन उन्होंने, है ना, जीव इसके आधार पर किया कि कौन पानी में रहता है, कौन स्थल पर रहता है, कौन वायु में। अब ऐसे ही क्रम चलता रहा। उसके बाद फिर जो है
द्वि जगत सिद्धांत आया। क्या आया? द्वि जगत सिद्धांत आया। और इसे मतलब जीवों में आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो जो कार्लिस लीनियस थे, जो कार्ल लीनियस थे, उन्होंने द्वि जगत सिद्धांत दिया था। तो सबसे पहले अरस्तु आए, अरस्तु ने दिया, फिर देन उसके बाद जो आधुनिक वर्गीकरण स्टार्ट हुआ और उसमें सबसे पहले कार्ल लीनियस ने किया था। और कार्ल लीनियस ने जो है ना सिद्धांत दिया था, वो कौन सा दिया था? तो द्वि जगत सिद्धांत दिया था। आप इसको याद रखें, क्या दिया था इन्होंने? द्वि जगत सिद्धांत दिया था। और इस द्वि जगत सिद्धांत में इन्होंने क्या करा था कि जीवों को जंतु जगत और पादप जगत, मतलब इन्होंने सिर्फ दो आधार पर बांटा, एक जंतु जगत के आधार पर और एक पादप जगत के आधार पर इन्होंने विभाजित कर दिया। इसलिए क्योंकि सबसे पहले आधुनिक जो वर्गीकरण है, सबसे पहले जीवों का आधुनिक वर्गीकरण किसने किया? तो कार्ल लीनियस ने किया था। इसलिए लीनियस को वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। किसका पिता कहा जाता है? वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। उसी तरीके से अरस्तु को क्या बोल रहे थे? जीव मतलब विज्ञान का पिता बोल रहे थे, जीव विज्ञान का पिता। उसी तरीके से वर्गीकरण मतलब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का जो जनक है वो किसको कहा गया? लीनियस को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने द्वि जगत पद्धति दी थी। ठीक है, द्वि नाम पद्धति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो जो लीनियस ने जीवों में द्वि नाम मतलब जीवों के नामकरण के लिए द्वि नाम पद्धति भी क्या करी? विकसित की। तो देखिए, हम आपको साथ साथ में करवाते हुए भी चल रहे था कि अब थोड़ा सा आप कर सकें ताकि आपको याद रहे, इसलिए हम आपको थोड़ा सा बार बार रिपीट करवा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले पढ़ लिया कि सबसे पहले अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? सबसे पहले अरस्तु ने दिया था। और अरस्तु ने वर्गीकरण किया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, आप इतना लिखें। देन फिर इन्होंने किस आधार पर वर्गीकरण किया था? तो इन्होंने आधार किया था किस पे? स्थल पे रहने वाले जीवों के आधार पर। फिर दूसरा किया था जल पे रहने वाले जीवों के आधार पर, एक वायु में रहने वाले जीवों के आधार पर। तो ये हो गए अरस्तु की बात। फिर दूसरा जो नवीन जो वर्गीकरण हुआ वो किसने किया? तो कार्लिस लीनियस ने किया। किसने किया? लीनियस ने किया। ठीक है, लीनियस ने किया। अगर हम इनके बारे में आपको बताएं तो जो लीनियस हैं इन्होंने क्या दिया? तो सबसे पहले इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। इन्होंने जो वर्गीकरण किया वो कैसे किया? एक जंतु जगत के रूप में किया इन्होंने, और एक किस में किया? पादप जगत। तो जंतु जगत और पादप जगत के रूप में इन्होंने क्या किया? इसका वर्गीकरण किया। अब अगर हम इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताएं, अब देखिए, अगर हम आपको बताएं तो इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने द्वि जगत सिद्धांत भी दिया था। लीनियस ने क्या दिया था? द्वि जगत सिद्धांत, है ना, द्वि जगत सिद्धांत दिया था। क्यों दिया था? इन्होंने सिर्फ है ना दो ही जगत बताए थे, एक बताया था जंतु जगत, एक बताया था पादप जगत। अब इसके अलावा और भी देखें तो इनको है ना द्वि नाम पद्धति भी दी इन्होंने। क्या दी? द्वि नाम पद्धति भी इन्होंने ही दी थी। किसने? लीनियस ने ही दी थी। आप इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए, द्वि नाम पद्धति के आधार पे इन्होंने वर्गीकरण किया था। और द्वि नाम पद्धति में क्या था? द्वि नाम पद्धति दी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। आप इन सभी को हम जो आपको लिखवा रहे हैं आप उसको बहुत अच्छे से करें। क्यों करेंगे? क्योंकि हम जब आपका टेस्ट लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन उसमें आएंगे तो आप वहाँ पर अच्छे से लगा सकें, है ना। तो टैक्सोनॉमी का फादर भी इनको लीनियस को कहा जाता है। तो हमने कितना पढ़ लिया इसमें? हमने अरस्तु के बारे में देख लिया और किसके बारे में देख लिया? कार्ल लीनियस के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले अरस्तु ने बताया, फिर कार्ल लीनियस ने बताया, लेकिन इन्होंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, इसलिए इन जगह इनके वर्गीकरण को मान्यता नहीं मिली। अब हम देख लेते हैं अगला कि अब किसने बताया। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं। अच्छा देखिए, द्वि नाम जो पद्धति इन्होंने दी थी कार्ल लीनियस ने, द्वि नाम पद्धति, तो जिसे नाम रहते हैं उसमें दो नाम दिए गए, है ना। जैसे कि ये ऐसे
द्विनाम पद्धति किस टाइप की थी, तो देखिए जैसे कि ये लिखा है द्विनाम पद्धति, ठीक है। द्विनाम पद्धति में क्या बताया है कार्ल लिनियस ने, इन्होंने बताया था द्विनाम पद्धति में कि ये जो नाम रहते किसी की भी चीज़ का नाम है उसमें दो चीज़ रहेंगी। द्विनाम पद्धति में क्या रहेगा, दो चीज़ें रहती हैं, ठीक है। द्विनाम पद्धति में इन्होंने क्या दिया कि दो चीज़ रहेंगी, एक रहेगी कौन सा, एक तो जो है मतलब कि उसका एक वंश रहेगा, है ना, और एक क्या रहेगा, उसकी जाति रहेगी। द्विनाम पद्धति में क्या रहेगा, एक वंश रहेगा और एक क्या रहेगी, जाति, है ना। तो दो नाम से इनको जाना जाएगा। अब जैसे कि हमारा नाम क्या है, होमोसेपियन है। हमारा नाम क्या है, हमारा नाम होमोसेपियन है ना। हमने सबको पता है ये जो हमारा नाम है बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, होमोसेपियन, ठीक है। मनुष्य का नाम क्या है, होमोसेपियन। देखिए अब हम यहाँ बताते हैं, जैसे कि है होमोसेपियन, ठीक है, होमोसेपियन। अब देखिए होमोसेपियन में से जो होमो है, ठीक है, ये क्या है, होमो जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा वंश है। क्या है ये, होमो हमारा वंश है। वहीं पर अगर हम दूसरी चीज़ देखें कि सेपियन क्या है, तो सेपियन हमारी जाति है, ठीक है। इस तरीके से क्या किया गया था, बांटा गया था। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को द्विनाम पद्धति कहा जाता है। देखिए इसमें लिखा भी है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियन है, जिसमें क्या है, होमो क्या है, हमारा मनुष्य का वंश होता है। वहीं पर अगर सेपियन देखा जाए तो हमारी जाति होती है। इसी को द्विनाम पद्धति कहते हैं, जब हमारे नाम में दो नामों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें से एक हमारा वंश होगा और एक हमारी क्या होगी, जाति होगी। उसी तरीके से अगर हम और भी एग्जाम्पल देखें तो आम का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें मैंगीफेरा क्या हो जाएगा, उसका वंश हो जाएगा, और इंडिका क्या हो जाएगी, उसकी जाति हो जाएगी। वहीं सरसों का नाम जो रहेगा ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस होता है ना। और भी नाम दे रखे हैं, जिसकी शेर जो होता है उसका नाम क्या है, पैंथेरा लियो है। क्या है, पैंथेरा लियो है। पैंथेरा उसका क्या हो जाएगा, वंश हो जाएगा, लियो उसका क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगा। वहीं गौरैया का नाम देखें तो पेसर डोमेस्टिकस होता है। जो पेसर इसमें से क्या है, वंश है, और इसका जो ये जो रहेगी वो क्या रहेगी, जाति रहेगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ये उसके बारे में था, किसके बारे में, आपका द्विनाम पद्धति के बारे में था। हो सके तो इसका आप क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसी तरीके से क्या हुआ, चलता रहा। फिर अगले कौन आए, अगले आ गए जो कि सबसे ज़्यादा मान्यता वाला जो 5 जगत सिद्धांत है वो दिया। 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत जो है ये आया, और ये आपका टॉपिक भी है, तो इसको बहुत अच्छे से आप करना। वो हमने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाया था उसका, ताकि आपको समझ आए, ठीक है। चलिए देखिए आधुनिक जो जीव विज्ञान है उसमें सबसे अधिक मान्यता जो है वो किसको दी गई थी, 5 जगत सिद्धांत को दी गई। 5 जगत वर्गीकरण का जो सिद्धांत है इसको सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई। और ये जो है वो किसने, R.H. व्हिटेकर ने दिया था। ये किसने दिया है, R.H. व्हिटेकर ने दिया है। आप याद भी रहें, ठीक है, किसने दिया है, R.H. व्हिटेकर ने दिया था, ठीक है। ये 1 सेकेंड रुकिए, हम नाम लिख देते हैं, ठीक है। R.H. व्हिटेकर ने इसको दिया था, आप इसको भी याद रखिएगा। और इन्होंने 5 जगत सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, R.H. व्हिटेकर ने दिया था। आप इनका नाम जरूर याद रखें, ठीक है, क्योंकि ये आपका MCQ बनेगा, क्योंकि ये तो टॉपिक में ही दिया है तो MCQ ज़रूर पूछेगा। अच्छा, इन्होंने 5 जगत बनाए थे। कौन कौन से बनाए थे, एक मोनेरा बनाया था, एक प्रोटिस्टा बनाया था, एक कवक बनाया था, एक प्लांटी बनाया था, और एक क्या बनाया था, एनिमेलिया बनाया था। कौन कौन से बनाए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया में इसको बांटा गया था, ठीक है। तो ये किसका था, ये व्हिटेकर ने लेकर आए थे, ठीक है। अब देखिए अगर हम इनके बारे में देखें तो ये किसका है, 5 जगत सिद्धांत किसने दिया है। अगर हम ऐसे लिखें उसका तो देखिए 5
जगत। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण के बारे में देखें तो ये दिया किसने है, तो ये दिया है R.H. विहेटिकर ने दिया है। किसने दिया है, R.H. विहेटिकर ने इसका दिया था। फिर इन्होंने क्या किया था, जो किंगडम्स हैं उनको 5 वर्गों में बांटा था। कौन कौन से 5 वर्ग, तो देखिए पहला कौन सा है, तो पहला जो इन्होंने बांटा था वो क्या था, मोनेरा था। क्या था ये, मोनेरा में बांटा इन्होंने। ठीक है, दूसरा क्या था, प्रोटिस्टा था। कौन सा था, प्रोटिस्टा था। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा इन्होंने कौन सा, कवक बताया था। और चौथा कौन सा है, पादप जगत बताया इन्होंने। ठीक है, और देन फिर इन्होंने क्या बताया था, लास्ट में जंतु जगत। तो इन्होंने ये 5 जो जगत हैं यही सबसे ज़्यादा क्या है, फेमस हुए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए। तो ये जो है इनका 5 जगत सिद्धांत है और जो किसने दिया, R.H. विहेटिकर ने दिया था। अब इसका अगर हम देखें तो अब देखिए सबके बारे में, क्योंकि एक एक चीज़ें पूछा है आपका टॉपिक में यहाँ पर दिया भी है कि अब देखो 5 जगत सिद्धांत के बारे में बताया, फिर उसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनके बारे में हमको क्या बताना है, इनके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा सा जो लक्षण वगैरह हैं वो भी रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा जाता है, मोनेरा जगत आता है। कौन सा आता है, मोनेरा जगत आता है। अब देखिए मोनेरा जगत में सबसे पहले देखें तो मोनेरा जगत के जो भी जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होती है। कोशिका कैसी होती है, तो जो कोशिका का वर्गीकरण करते हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती है, मतलब कोशिका का जब वर्गीकरण करते हैं तो कैसी होती है, एक कोशिकीय और मतलब जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं तो वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय वाले होते हैं, और एक कौन से होते हैं, बहुकोशिकीय वाले होते हैं, है ना। कौन से होते हैं, बहुकोशिकीय। तो उसमें से जो मोनेरा वाले हैं, मोनेरा किंगडम के हैं, वो सारे कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जंतु होते हैं। और प्रोकैरियोटिक इनके अंदर कोशिका होती है। कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। मतलब कि इनकी जो कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे होता है, प्रिमिटिव होता है, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इनका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, असंगठित होता है, मतलब सारा इकट्ठा नहीं होता है, कोशिका के अंदर फैला हुआ रहता है। तो केंद्रक कैसा होता है, असंगठित होता है। वहीं अगर हम देखें कि इनकी जो कोशिकांग होते हैं वो कैसे होते हैं, अविकसित होते हैं। कैसे होते हैं, अविकसित, मतलब पूरी तरीके से विकसित नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये तभी ये किस में आ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में आ रहे हैं। ठीक है, तो एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, और इनके अंदर केंद्र कैसा होता है, असंगठित होता है। वहीं अगर हम देखें तो अविकसित, इनके अंदर क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। फिर देखते हैं कि कोशिका भित्ति इनमें उपस्थित होती है। क्या होती है, कोशिका भित्ति इसके अंदर रहती है। और इनके अंदर पोषण देखा जाए तो कौन सा होता है, स्वयंपोषी भी होता है और विषमपोषी, दोनों प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, क्या होता है, दोनों प्रकार के होते हैं। और इनके अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण में क्या आ जाएगा, जीवाणु आएगा, नील हरित शैवाल आ जाएंगे, और जो साइनोबैक्टीरिया जिसको नील हरित शैवाल भी बोला जाता है, और माइक्रोप्लाज्मा। तो ये क्या आ जाते हैं, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ गए, मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो मोनेरा जगत में क्या होते हैं, मोनेरा जगत के जो प्राणी होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। फिर इनका केंद्र कैसा होता है, असंगठित होता है, और जो कि कैसे होते हैं, कोशिकांग कैसे होते हैं, अविकसित होते हैं। कोशिका भित्ति कैसी होती है, इनमें उपस्थित होती है। और इनका पोषण कैसा होता है, स्वयंपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। अगर इनके उदाहरण देखे जाएं तो क्या आ जाएगा, उदाहरण में जीवाणु आते हैं, नील हरित शैवाल आता है, अथवा साइनोबैक्टीरिया आता है, और माइक्रोप्लाज्मा आता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एक बार प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर कर दें सभी लोग, और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपने क्लास को लाइक कर दिया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मोनेरा पढ़ चुके हैं। अब सेकंड क्या आता है, प्रोटिस्टा आता है। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, प्रोटिस्टा आ जाएगा। अगर हम प्रोटिस्टा के बारे में आपको बताएं तो जैसे कि मोनेरा कौन से थे, मोनेरा थे एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक, जबकि जो प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, वो एक कोशिकीय तो होते हैं,
ठीक है। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक ना होकर यूकैरियोटिक जीव होते हैं। कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। मोनेरा कैसे थे, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक थे। वहीं प्रोटिस्टा कैसे हैं, एक कोशिकीय हैं लेकिन कैसे हैं, यूकैरियोटिक जीव हैं। कैसे हैं, यूकैरियोटिक जीव हैं। इनके अंदर अगर पोषण देखें तो कैसा होता है, ये भी स्वयंपोषी होते हैं और विषमपोषी, दोनों प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, स्वयंपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। अगर इसमें है ना, इस वर्ग के जो कुछ जीव होते हैं उनको चलने फिरने के लिए उनके अंदर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। कैसे होते हैं, सीलिया टाइप स्ट्रक्चर होते हैं और फ्लेजिला नामक संरचनाएं उनके अंदर पाई जाती हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। तो इनके अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिलिया होते हैं और क्या होते हैं, फ्लेजिला भी होते हैं। अगर उदाहरण देखा जाए तो सारे एक कोशिकीय जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे, शैवाल जो हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, डायटम जो होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटोजुआ जैसे मक्खी मच्छर वगैरह हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, पैरामीशियम भी आता है और अमीबा भी इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि अमीबा पर भी क्या होते हैं, सिलिया होते हैं जिनके कारण वो चलते हैं। तो ये क्या था, प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा हमने देख लिया कि एक कोशिकीय होता है, यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ये स्वयंपोषी होते हैं और विषमपोषी, दोनों प्रकार का इनके अंदर पोषण पाया जाता है। और इस वर्ग के कुछ जीव जो होते हैं उनके गमन के लिए इनके अंदर सीलिया होता है और सीलिया और फ्लेजिला होता है। और ये जो रहते हैं इनके अंदर अगर उदाहरण देखें तो हम एक कोशिकीय जीव होंगे, शैवाल होंगे, डायटम होंगे, प्रोटोजुआ होगा, पैरामीशियम होगा, अमीबा, ये सभी प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। अगर आपको थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो स्पीड आप कम कर सकते हैं। स्पीड हम इसलिए ज़्यादा रख रहे हैं ताकि कम समय में आपका बहुत ज़्यादा हो जाए और आपके अच्छे परफेक्ट नोट्स बन जाएं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी हम स्पीड ज़्यादा रख रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप थोड़ी स्पीड्स को कम कर सकते हैं अपने यूट्यूब से, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये प्रोटिस्टा समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब आ जाता है तीसरा किंगडम, कौन सा है, फंगी है। फंगी जिसे फंजाई भी बोलते हैं, कवक भी बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा रोटी के ऊपर कुछ दिन रखी रहती है तो फफूंद आ जाती, हरी हरी सी भूरी भूरी सी, वो ही क्या होती है, कवक होता है। कहीं पर फफूंद टाइप लग जाती, जैसे दाद खाज वगैरह होती है, वो कवक के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। कवक के कारण ही वो हमको दाद खाज वगैरह जैसे रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो वही एक नया हमारा मतलब तीसरे नंबर का जो किंगडम था वो कौन सा था, कवक ही था, मतलब फंजाई ही था। अब ये जो फंजाई होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल विषमपोषी होते हैं, मतलब स्वयंपोषी नहीं होते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ब्राउन इस टाइप के होते हैं, मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल तो होता ही नहीं है, तो ये अपना खाना नहीं बना पाएंगे, इसलिए कैसे होते हैं, ये विषमपोषी होते हैं, ठीक है। विषमपोषी के साथ कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यू मतलब क्या होता है, ट्रू, और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है उन्हीं को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। तो ये कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा देखें, ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ये किसके लिए, जो पोषण खाने के लिए ये कैसे होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। क्योंकि ये विषमपोषी होंगे तो सड़े गले पदार्थों को ही खाएंगे, इसलिए इनको हम मृतोजीवी भी कह सकते हैं। क्या कहा जा सकता है, इनको मृतोजीवी भी कहा जा सकता है, ठीक है। और इनके अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक के अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इनमें है ना, कोशिका भित्ति में है ना, काइटिन नामक जो रहता है जटिल शर्करा से बनी होती है। किससे बनी होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन नामक जो जटिल शर्करा होती है इससे बनी होती है। आप इसको याद रखें कि इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अगर इनके उदाहरण देखें तो ईस्ट और मशरूम जो होते हैं वो कवक के अंतर्गत ही आते हैं। तो देखिए, कवक के बारे में हम थोड़ा सा
हमने जो जाना है हम आपको एक बार फिर से रीड कर देते हैं कि क्या है। कवक या फंजाई तीसरे नंबर का जगत है जिसको RH व्हिटेकर ने 5 जगत सिद्धांत के 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत रखा है। अब ये जो कवक होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, यूकैरियोटिक जीव इसके अंतर्गत आते हैं और इनका जो पोषण होता है वो कैसा होता है, सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके द्वारा ये अपना क्या करते हैं, पोषण लेते हैं, इसलिए हम इनको क्या मृतोजीवी भी कह सकते हैं। अगर कोशिका भित्ति इनके अंदर पाई जाती है और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, आप इसको याद रखिएगा। और इसके उदाहरण में देखें तो उदाहरण में क्या आ जाएगा, ईस्ट और मशरूम जो हैं इसके कवक के उदाहरण हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट किंगडम देख लेते हैं कि नेक्स्ट किंगडम कौन सा है, पादप जगत है। ठीक है, पादप जगत का अलग से ही एक दिया गया है, हम जब उसका पार्ट बी करवाएंगे तब हम पूरा पादप जगत से रिलेट पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो 5 जगत में पढ़ा रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी डिटेल इसका क्योंकि टॉपिक ही है इसका, इसलिए हम उसका डिटेल में आपको अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा इसी में पढ़ा देते हैं। अब देखिए पादप जगत के बारे में देखें तो पादप जगत कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। देखिए अभी तक जितने तीनों आगे के तीनों जितने भी जगत थे, चाहे मोनेरा हो या फिर प्रोटिस्टा हो या फिर क्या हो, ये जो कवक हो, ये सभी कैसे थे, एक कोशिकीय हुए। अब पादप जगत कौन सा आ गया, पादप जगत बहुकोशिकीय होता है और कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। आप इसको याद रखिएगा कि जो है ना पादप जगत है वो कैसा है, यूकैरियोटिक है और बहुकोशिकीय जीव होता है। पादप जगत क्या होता है, स्वयंपोषी होता है। ये देखिए मोनेरा में विषमपोषी भी थे, प्रोटिस्टा में भी विषमपोषी थे और फंगी तो विषमपोषी था ही। ये पहला है जो सिर्फ क्या है, स्वयंपोषी होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, पादप जगत स्वयंपोषी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसलिए कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब देखिए इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इस कारण से ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये क्या कर लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्वयंपोषी भी कहा जाता है। इनके अंदर भी क्या होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। आप इसको याद रखिएगा। उदाहरण के लिए अगर इनमें उदाहरण देखें तो जिनके अंदर भी क्लोरोफिल होगा, जिन भी पौधों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो सभी के सभी इसी के उदाहरण हो जाएंगे, इसी वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पादप जगत के बारे में क्या पढ़ा हमने कि जो पादप जगत होता है वो कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है, यूकैरियोटिक जीव समूह होता है और ये कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल मिलता है और क्लोरोफिल के का यूज़ करके ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये क्या कर लेते हैं, तो ये भोजन अपने लिए खुद का भोजन बना लेते हैं। और इनके अंदर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। कोशिका भित्ति इनकी किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की इनकी बनी होती है। और उदाहरण के लिए अगर हम इनमें देखें तो जितने भी पेड़ पौधे हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल मिल रहा है वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, पादप जगत के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, चलिए ये कौन से नंबर का जगत था, ये कौन से नंबर का किंगडम था, तो 4th नंबर का किंगडम था। अगर अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट और लास्ट वाला जो जगत है वो कौन सा है, तो जंतु जगत है। ठीक है, जंतु जगत अब 5th नंबर का जो पादप मतलब कि जो जगत है वो कौन सा है, तो 5th नंबर का कौन सा है, तो हमारा जंतु जगत आ जाता है। अब देखिए जंतु जगत में अगर हम देखें तो ये कैसा होता है, जंतु जगत बहुकोशिकीय होता है। कैसा होता है, ये बहुकोशिकीय होता है ये भी, और ये भी कैसा है, यूकैरियोटिक। मतलब पादप जगत भी बहुकोशिकीय था और यूकैरियोटिक था और जंतु जगत भी बहुकोशिकीय है और यूकैरियोटिक है। ठीक है,
अब देखिए, जंतु जगत में है ना कोशिका भित्ति मिल रही थी, लेकिन पादप जगत में कोशिका भित्ति नहीं होती है। आप इसको याद रखें कि इसके अंदर कोशिका भित्ति जो है वो नहीं होती है। नहीं पर याद रखें कि इसके अंतर्गत कोशिका भित्ति नहीं होती है। फिर ये इस वर्ग के जीव कैसे होते हैं? विषमपोषी ही होते हैं। देखिए, जो पादप जगत के थे वो कैसे थे? सारे स्वयंपोषी थे। और ये जंतु जगत के हैं, एनिमेलिया किंगडम के जितने भी हैं वो सारे कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं। अगर उदाहरण में देखें तो समस्त जंतु जगत इसी के सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने ये 5 ये जो हैं आपके लिए पढ़ा दिए हैं। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ये यहाँ तक का कंप्लीट हो जाए। तो देखिए हमने अभी तक कितने पढ़ लिए, एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक जो शिक्षक चयन परीक्षा है वर्ग 2 की, उसके लिए ये क्लास है और इसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का भी फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जैविक वर्गीकरण। इस जैविक वर्गीकरण में हमने बताया कि पृथ्वी पर जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है और उसमें कई जो वैज्ञानिक हैं और कई विचारक हैं जो कि स्टार्टिंग में आए और उन्होंने बहुत सारे लोगों ने वर्गीकरण किया, लेकिन अलग अलग प्रकार से किया और लास्ट में जो 5 जगत वर्गीकरण है उसको मान्यता मिली जो कि RHP टिकर ने दिया। तो सबसे पहले हमने देखा था कि अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने सबसे पहले जो वर्गीकरण है अरस्तु ने किया और अरस्तु ने किसके आवास के स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण किया था। इन्होंने 3 टाइप से किया था, एक स्थल पर रहने वाले जीवों का वर्गीकरण, दूसरा जल में रहने वाले और तीसरा कौन सा था? वायु में रहने वाले। अच्छा, इन्होंने जीव विज्ञान को बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से विज्ञान का विकास करवाया, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया, इसलिए इनको जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, मतलब कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी इनको कहा जाता है। फिर हमने देखा कि फिर धीरे आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद जो कार्ल लिनियस हैं उन्होंने द्विजगत सिद्धांत लेके आए, मतलब कि उन्होंने 3 तरीके आवास के स्थान पे बताया था। फिर जगत वाला कौन लेके आए हैं? लिनियस। इसलिए इनको आधुनिक वर्गीकरण का क्या कहा जाता है? पिता, क्योंकि वर्गीकरण जो जगत के हिसाब किंगडम के हिसाब से है वो किसने चालू किया था? लिनियस ने। इन्होंने द्विजगत सिद्धांत दिया था। इन्होंने सिर्फ 2 जगत रखे थे, एक जंतु जगत और एक पादप जगत रखे थे और इसमें है ना जंतु जगत पादप जगत में रखा, इसलिए इनको वर्गीकरण का पिता भी कहा गया। फिर इन्होंने है ना लिनियस ने जीवों के नामकरण पद्धति भी दी और इन्होंने द्विनाम पद्धति दी। अगर किसी का भी नाम है उसमें 2 नाम होते हैं, एक उसका वंश होता है, एक जाति होती है। जैसे कोई भी है जिसका वैज्ञानिक नाम है, जैसे हमारा ही नाम क्या है? होमो सेपियन है, जिसमें होमो हमारा क्या है? वंश है और सेपियन हमारा क्या है? जाति है। उसी तरीके से हम आम का देख लें, मेंजीफेरा इंडिका देख लेते हैं, है ना, और क्या कहते हैं गेहूं का देख लेते हैं, ट्रिट्रिकम एस्टिवम, और भी ग्रेमिनी कुल के हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्रिट्रिकम एस्टिवम दिया तो ट्रिट्रिकम क्या है? उसका वंश है और एस्टिवम क्या है? उसकी जाति है। तो इस तरीके से द्विनाम पद्धति किसने दी? कार्ल लिनियस ने दी थी। अब देखते हैं फिर लास्ट में जो 5 जगत वर्गीकरण है वो किसने दिया था? RHP टिकर ने दिया था। किसने दिया था? RHP टिकर ने दिया था ये 5 जगत वर्गीकरण। इसमें इन्होंने बताया था कि 5 जगत होते हैं और उनको एक मोनेरा किंगडम में बांटा, एक प्रोटिस्टा में बांटा, एक कवक में बांटा और एक जंतु में बांटा और 5th नंबर पर कौन सा जंतु में बांटा गया। इन 5 में बांटा गया था इसको। फिर अगर हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखें तो सबके लक्षण देखें, कैरेक्टर देखें, तो जो मोनेरा किंगडम के जितने भी जंतु हैं वो सारे कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। और इनका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? असंगठित होता है, मतलब उनका केंद्रक क्या होता है? सारा इकट्ठा नहीं होता है, अलग अलग जो है साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है, मतलब कि कोशिका द्रव्य में फैला हुआ रहता है। इसके बाद अगर हम इनके कोशिका के अंग देखें तो वो कैसे होते हैं? अविकसित होते हैं, लेकिन इनके अंदर कोशिका भित्ति मिलती है। और इनका अगर पोषण देखें तो ये स्वयंपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं। स्वयंपोषी
जैसे कि स्वयंपोषी कौन आ जाएगा, जैसे नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया, ये किस में चले जाते हैं, स्वयंपोषी में चले जाते हैं। वहीं पर अगर हम विषमपोषी में देखें तो जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह, ये माइक्रोप्लाज्मा, जो ये सारे किस में आ जाएंगे हमारे, तो वो सारे विषमपोषी में जाते हैं। फिर हमने दूसरा किंगडम देखा था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन इनका ये कैसे होते हैं, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। और अगर इनका पोषण देखते हैं तो स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं ये। और इस वर्ग के जो जीव जंतु हैं उनको चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए उनके शरीर में शेलिया और फ्लेजिला नामक क्या होती हैं, कुछ संरचनाएं मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। और इनमें अगर देखें तो कौन कौन से जीव आ सकते हैं, तो एक कोशिकीय जीव आ सकते हैं, शैवाल भी इसमें आ सकती है, डायटम भी आ सकते हैं, प्रोटोजोआ इसी प्रोटिस्टा में ही आते हैं, पैरामीशियम भी प्रोटिस्टा में आता है, और अमीबा भी प्रोटिस्टा में ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कवक। कवक के बारे में अगर हम देखें तो कवक जो है वो विषमपोषी होता है और यूकैरियोटिक होता है। अगर इसके पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको मृतोजीवी भी हम कह सकते हैं। इनके अंदर भी कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति का में इनकी जो कोशिका, कवक की कोशिका भित्ति जो रहती है वो काइटिन की बनी होती है। और इसके अंतर्गत अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण में ईस्ट, मशरूम, ये सब क्या होते हैं, कवक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आया था, पादप जगत आया था। पादप जगत कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक जीव आते हैं इसके अंतर्गत। और जो पादप जगत होते हैं उसमें जितने भी जीव होते हैं सभी कैसे होते हैं, स्वयंपोषी जीव होते हैं। और ये इनमें क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो क्या कर लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और इनके अंदर कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति इनकी सेल्यूलोज की बनी होती है। और उदाहरण के लिए कौन से जीव कौन से पौधे आएंगे, तो जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो सभी पौधे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। फिर लास्ट हमने 5th नंबर का जगत देखा था जिसे जंतु जगत कहते हैं। जंतु जगत कैसे होते हैं, जंतु जगत के प्राणी जो भी रहेंगे वो सारे बहुकोशिकीय रहेंगे और यूकैरियोटिक रहेंगे। इनके अंदर कोशिका भित्ति, जंतु एनिमल्स के अंदर कोशिका भित्ति नहीं मिलती है। और इस वर्ग के जो जीव होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो समस्त जंतु जगत जो रहते हैं वो क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। तो देखिए अब 5 जगत वाला जो वर्गीकरण है हमने पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं, और इसके आगे देखने से पहले एक बार क्लास को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। देखिए अब हमने आपके लिए एक चार्ट लेके आए हैं जिसमें हमने आपको जीवों का वर्गीकरण करके दिया है। देखिए क्या है, सबसे पहले जो जीवों का जब वर्गीकरण हुआ था 2 तरीके से हुआ था। एक प्रोकैरियोटिक जीव थे और एक कौन से थे, यूकैरियोटिक जीव थे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीव जिसमें सभी कैसे थे, एक कोशिकीय थे। कैसे थे, एक कोशिकीय थे। आप इसको भी याद रखें, ठीक है। एक कोशिकीय वाले जीव जितने भी थे वो कौन से थे, एक कोशिकीय, ठीक है। एक कोशिकीय जीव पूरे क्या थे, प्रोकैरियोटिक में आते थे, ठीक है। और दूसरे कौन से थे, यूकैरियोटिक, जिसमें एक कोशिकीय भी आते थे और बहुकोशिकीय भी आते थे, ठीक है। अब एक कोशिकीय आते थे उसमें किसको रखा गया, मोनेरा किंगडम को रखा गया। किसको रखा गया, सबसे पहले मतलब पहले जीवों का प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिवीज़न हुआ, और प्रोकैरियोटिक वाले जितने भी थे सारे एक कोशिकीय थे, उसी के अंतर्गत किसको रख दिया गया, मोनेरा। मतलब मोनेरा किंगडम के सारे जीव कैसे होंगे, एक कोशिकीय होंगे और प्रोकैरियोटिक होंगे, ठीक है। फिर दूसरा जो विभाजन हुआ था यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में भी 2 टाइप के होते हैं। एक कौन से होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और एक होते हैं बहुकोशिकीय, जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका के जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें किसको रखा गया, प्रोटिस्टा को रखा गया। किसको रखा गया उसमें, तो प्रोटिस्टा को रखा गया, ठीक है। प्रोटिस्टा किसके अंतर्गत आ गया, तो वो प्रोटिस्टा जो है वो कैसे जीव हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस कैसा होता है उनका, प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है।
अब देखिए यूकैरियोटिक कोशिका को भी दो भागों में बांटा था, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब बहुकोशिकीयों को फिर दो भाग में बांटा और बहुकोशिकीय भी दो भागों में बटी है। तो इसमें एक कौन से हैं, एक भित्ति वाले हैं और एक भित्ति से रहित वाले हैं। ठीक है, भित्ति किस किस में होती है, देखो भित्ति वालों को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वो जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते और एक वो जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो देखिए कोशिका भित्ति किस में होती है, कवक में भी होती है, लेकिन कवक कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। और दूसरी जो कोशिका भित्ति होती है और वो क्या कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। उसमें किसको रखा गया, प्लांटी मतलब कि पादप जगत को रखा गया। फिर जो बहुकोशिकी में एक और जो थे जिसमें कोशिका रहित थे उसमें किसको रखा गया, तो उसमें किसको रखा गया, एनिमेलिया मतलब जंतु जगत को रखा गया। तो इस तरीके से जो आपके लिए एक चार्ट लेकर आए हैं हम, तो आप इस चार्ट का भी क्या ले सकते हैं, आप इस चार्ट का भी बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज आपके लिए हमने आज क्या पढ़ा दिया है, जगत के बारे में पढ़ा दिया है। फिर आपको और भी टॉपिक जो दिए हैं लाइकेन वगैरह वो आपको अब अगला हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। ठीक है, चल अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, लाइकेन है। जल्दी से हम लाइकेन वगैरह और देख लेते हैं, देन फिर आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लाइकेन के बारे में अगर हम बात आपको बताएं तो लाइकेन क्या है, जो शैवाल और कवक होते हैं उनके सहचर्य से मतलब उनके साथ साथ रहने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, लाइकेन बनते हैं। ठीक है, मतलब कि लाइकेन में क्या होता है, शैवाल और कवक क्या करते हैं, साथ साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं से क्या बन जाते हैं, लाइकेन्स बनते हैं। अब ये जो लाइकेन्स होते हैं शैवाल के घटक को हम क्या बोलेंगे, शैवालांश बोलेंगे। मतलब कि जो शैवाल के घटक होते हैं, शैवाल जिनसे मिलके बनता है उसे शैवाल के अंश बोलेंगे, मतलब शैवालांश बोला जाएगा। वहीं पर अगर कवक के घटक होंगे उन्हें कवकांश बोला जाता है। ठीक है, अगर हम लाइकेन्स में देखें तो ये स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं। लाइकेन्स कैसे होते हैं, दोनों टाइप, क्योंकि लाइकेन्स में क्या हो रहा है, शैवाल भी है और कवक भी है, इसलिए ये स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। कवक जो शैवाल के लिए भोजन संश्लेषित करता है, शैवाल क्या करता है, कवक के लिए भोजन को संश्लेषित करता है, वहीं पर कवक क्या करता है, शैवाल के लिए आश्रय देता है। इसलिए वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और जीवन को साथ साथ रहकर गुजारते हैं और लाइकेन्स का क्या कर लेते हैं, लाइकेन्स को बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए लाइकेन जो है वो सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा हम देखें तो जो जहाँ पर प्रदूषण होता है ना, वहाँ पर कभी भी लाइकेन्स नहीं होते। ठीक है, जो मतलब कभी भी नहीं उगेंगे। उन क्षेत्रों में जहाँ पर प्रदूषण होता है वहाँ पर लाइकेन्स कभी नहीं उगते, इसलिए इनको है ना प्रदूषण का अच्छा संकेतक भी कहा जाता है। अगर कहीं पर लाइकेन्स उग रहे हैं तो समझ लो वहाँ पर प्रदूषण नहीं है, और अगर कहीं लाइकेन्स नहीं है तो समझो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। तो इसलिए इनको प्रदूषण का अच्छा संकेतक भी कहा जाता है। किसको, लाइकेन्स को प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक भी कहा जाता है। ठीक है, फिर जो लाइकेन्स होते हैं उनका कुछ मतलब कि कुछ लाइकेन्स जो होते हैं उन्हें टैनिन मतलब उनमें टैनिन भी होता है। कुछ लाइकेन्स में क्या होता है, टैनिन भी होता है, और ये टैनिन क्या करता है, जो पशुओं की कच्ची खाल होती है ना उसको पकाने में प्रयुक्त किया जाता है। टैनिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो पशुओं की कच्ची खाल होती है उसको पकाने के लिए टैनिन का उपयोग किया जाता है, और कुछ लाइकेन्स में टैनिन भी पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो जो लाइकेन्स होते हैं, ठीक है, जो लाइकेन्स होते हैं उसकी कुछ जाति कैसी होती है, सुहावनी गंध वाली होती है, मतलब अच्छी स्मेल देती हैं। इसलिए इस कारण से है ना इनकी सुगंध, जो साबुन मतलब सुगंध वाले जो साबुन होते हैं उनको बनाने में हम लाइकेन्स का भी प्रयोग करते हैं। तो देखिए लाइकेन्स के बारे में हमने देखा, क्या देखा लाइकेन्स के बारे में,
कि लाइकेंस के बारे में सबसे पहले हमने देखा कि आपका टॉपिक है ये लाइकेंस, ठीक है। अलग से ही उन्होंने लाइकेंस का टॉपिक दिया है, तो इसमें से लाइकेंस के बारे में ज़रूर पूछेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। देखिए लाइकेंस के बारे में अगर हम आपको बताएं तो लाइकेंस क्या होता है, शैवाल और कवक के सहचर्य से बना हुआ होता है, उसके परिणाम स्वरूप बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो शैवाल के घटक को हम शैवालांश बोला जाता है, और वहीं पर कवक के घटक को हम कवकांश कहा जाता है। शैवाल जो लाइकेंस जो होते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। अब इसमें है ना क्या होता है, जो शैवाल और कवक दोनों साथ रहते हैं, तो शैवाल क्या करता है, कवक को भोजन को संश्लेषित, कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है। वहीं पर अगर हम है ना क्या कहते हैं कवक देखें तो कवक क्या करता है, शैवाल को रहने की जगह देता है, मतलब शैवाल को आश्रय देता है, ठीक है। इसलिए वो दोनों साथ साथ रहते हैं और जीवन यापन करते हैं, इसलिए लाइकेंस सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब देखिए एक और बात याद रखिए कि लाइकेंस वहाँ कभी भी नहीं उगेंगे जहाँ प्रदूषण है, ठीक है। प्रदूषण नहीं कम होता है या नहीं होता है, लाइकेंस वहीं उगते हैं, इसलिए हमें ना इनको प्रदूषण का अच्छा संकेतक भी कहा जाता है, लाइकेंस को प्रदूषण का संकेतक भी कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा कि जो कुछ लाइकेंस होते हैं इनमें टैनिन होता है, और टैनिन का यूज़ कहाँ करते हैं, जो जानवर रहते हैं उनकी कच्ची चमड़ी रहती है उसको पकाने के लिए, तो मतलब लाइकेंस का कुछ लाइकेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, तो पशुओं की चमड़ी को पकाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और कुछ लाइकेंस होते हैं उसमें अच्छी स्मेल आती है, इसलिए वो खुशबू वाले जो साबुन वगैरह बनते हैं, सोप वगैरह बनते हैं, वो सभी में किसका उपयोग किया जाता है, मतलब कुछ जो लाइकेंस हैं उनका उपयोग उनमें किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका लाइकेंस वाला टॉपिक था वो भी हमने आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक दो दिए हैं, विषाणु और बायरोइड्स। तो सबसे पहले हम देखिए बायरोइड्स के बारे में देखते हैं कि बायरोइड्स क्या होते हैं, देन हम फिर है ना विषाणु देखेंगे, और फिर बायरोइड्स और विषाणु में हम अंतर भी देख लेंगे। तो आज क्या आपके फिर जो पूरा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, पूरी लाइन जो है हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम बायरोइड के बारे में देखें तो बायरोइड के बारे में 1 सेकेंड रुकिए। देखिए बायरोइड के बारे में देखें तो बायरोइड को 1971 में टीओ डायनर ने एक नए संक्रमक एजेंट की खोज की, ठीक है। देखिए 1971 की बात है कि जो टीओ डायनर हैं उन्होंने एक नए संक्रमक एजेंट की खोज की थी, और ये एजेंट वायरस से भी अधिक सूक्ष्म था, मतलब कि वायरस जितना छोटा होता है उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म कौन था, यही एजेंट था। और ये कहाँ पर, ये आलू के स्पाइडल कंड रोग के लिए जिम्मेदार था। जो आलू में स्पाइडल कंड रोग हो जाता उसके लिए ये एजेंट जो था, इन्होंने जो टीओ डायर ने जो खोजा था एजेंट, वो क्या था, आलू के स्पाइडल कंड रोग के लिए जिम्मेदार था। अब उन्होंने एक मुक्त आरएनए उसमें, मतलब उसकी जब फिर उन्होंने देखा, उसको खोजा, मतलब उस एजेंट का उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें एक आरएनए मिला उनको। क्या मिला उनको, एक आरएनए, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड मिला उनको, एक आरएनए मिला। और आरएनए मिला, इसमें वायरस पाए जाने वाले प्रोटीन कोड की कमी थी। मतलब जो वायरस रहता है ना उसमें जो प्रोटीन कोड रहता है ना, उस मतलब कि वायरस में भी आरएनए होता है, लेकिन वायरस में जो प्रोटीन कोड होता है ना वो इस एजेंट के आरएनए में नहीं था। मतलब कि उस वायरस वाले जो आरएनए में जो प्रोटीन का कोड होता है ना, वो जो वायरस में होता है वो इसमें नहीं मिला उनको, इसलिए इसका नाम इन्होंने बायरोइड रख दिया है। क्या नाम रख दिया इसका, बायरोइड रख दिया। और बायर कालोड आरएनए कम खर्च का था, मतलब कि ये कैसा था, कम खर्च का था, ठीक है। तो इसके बारे में क्या देखा कि सबसे पहले अगर हम बायरोइड के बारे में देखें तो 1971 में टीओ डायन ने एक है ना संक्रामक एजेंट की खोज की थी, और इस एजेंट जो था ये वायरस से भी ज़्यादा छोटा था। फिर जब इन्होंने इसका माइक्रोस्कोप से स्टडी की तो देखा कि इसमें एक आरएनए है, और ये जो आरएनए था
वो कैसा था, जैसे कि वायरस के ऊपर प्रोटीन जो कोट होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि इस आरएनए के पास जो प्रोटीन कोट था वो बहुत कम ही थी, जिसके कारण इसका नाम उन्होंने वायरस ना रख के वायरॉइड रख दिया। और ये जो वायरॉइड था ये आलू के अंदर जो स्पाइंडल कंड रोग होता है उसके लिए जिम्मेदार था। ठीक है, तो ये किसका, वायरॉइड की हमने हिस्ट्री देखी। फिर वहीं पर अगर हम वायरस देखें तो वायरस क्या था, वायरस पास्चर डीजे जो इवानोविस्की है ना, इवानोविस्की हैं, उन्होंने 1892 में वायरस नाम दिया था। वायरस नाम किसने दिया था, तो इवानोविस्की ने दिया था। इतना याद रखें, इवानोविस्की ने वायरस शब्द का नाम दिया था। और इसका अर्थ क्या होता है, विष और जहर या फिर तरल पदार्थ इसका अर्थ होता है। अब इन्होंने एक शोध के अनुसार कुछ खास रोगाणुओं के कारण तंबाकू में मोजेक रोग देखा। देखिए वायरॉइड किस में कर रहा था, आलू में कर रहा था। और इन्होंने इन्होंने रिसर्च कर रहे थे तो उसमें कुछ खास रोगाणुओं के कारण क्या हो रहा था, तंबाकू का जो पेड़ होता है, पत्ते होते हैं, उनमें मोजेक रोग लग रहा था। ठीक है, उस मोजेक रोग लग रहा था। तो अब देखिए ये जीव शास्त्र से छोटे थे किंतु जीव चित्रकारी से भरे हुए थे। अब इन्होंने क्या, ये उसमें मोजेक देखा, तो मोजेक देखा तो फिर इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, वायरस नाम रख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इवानोविस्की ने इसको खोजा था, नाम भी वायरस नाम दिया था। और किस में खोजा था, तंबाकू में कि उसमें पत्तियों में खोजा था। और कौन सा, मोजेक रोग खोजा था, उसमें देखा। ठीक है, इसके अलावा देखें तो MW बेजनीरेंक हैं, उन्होंने तंबाकू के औषधीय उत्पादों का आर्क स्वस्थ रूप से संक्रमण पैदा हो सकता है। उन्होंने इस पदार्थ का क्या किया, कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडियम, मतलब एक ये संक्रामक तरल पदार्थ होता है, ये नाम इन्होंने रख दिया। लेकिन आप इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखें कि वायरस की खोज 1892 में इवानोविस्की ने की थी। और इन्होंने किस में की थी, तंबाकू में इसकी खोज की थी। और उसका नाम क्या रख दिया था, मोजेक नाम रखा। ठीक है, अब देखें, अगर हम देखें तो जो W स्टैनली ने, अब देखिए इसके अलावा अगर देखें तो W स्टैनली जो थे, एक सेकंड रुकिएगा, है ना, चलो अब देखिए तो W स्टैनली जो थे उन्होंने 1935 में पाया कि वायरस को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। मतलब उन्होंने देखिए वायरस के बारे में थोड़ा सा देखा, जो W स्टैनली थे उन्होंने देखा कि वायरस को क्रिस्टलीकृत भी कर सकते हैं। वायरस क्रिस्टल के मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं और वे अपने विशिष्ट होस्ट सेल के से बाहर निष्क्रिय होते हैं। मतलब कि देखिए जिस सेल में वो रहते हैं, जो उनकी होस्ट सेल होती है ना, उसके बाहर वो निष्क्रिय रहेंगे, जबकि उसके अंदर जाएंगे और उसके अंदर अगर कुछ हलचल होगी तो ही वो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। वायरस कुछ और नहीं बल्कि अनिवार्य परजीव होते हैं। ये हमारे अंदर, हमारी सेल के अंदर कैसे रहते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं। और जब इन पे एक्टिविटीज़ उस सेल के अंदर मिलेगी तभी ये सक्रिय होंगे, नहीं तो ये कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। कौन, वायरस। ठीक है, अब देखिए अगर वायरस और वायरॉइड में हम अंतर देखें तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि देखिए सबसे पहले वायरॉइड जो रहते हैं आरएनए का उत्पादन करते हैं, जबकि वायरस प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। देखिए वायरॉइड क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, जबकि वायरस जो रहते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनाते नहीं, प्रोटीन का उत्पादन होते हैं, मतलब प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है कि वायरॉइड में क्या होता है, प्रोटीन का आवरण रहित न्यूक्लिक एसिड होता है। मतलब कि वायरॉइड का जो प्रोटीन का आवरण होता है ना, उसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। क्या नहीं होता, उसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। जबकि वायरस का जो प्रोटीन आवरण होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है।
फिर इसके बाद देखेंगे कि वायरस में आरएनए की लिपि जो रहती है नाभिक या फिर कोशिका द्रव्य से में बनाई जा सकती है। मतलब कि जो वायरस रहता है ना, उसके आरएनए की फोटोकॉपी हमारे नाभिक या कोशिका द्रव्य में बन जाती है, लेकिन वायरॉइड की आरएनए या डीएनए अणु की प्रतिलिपि केवल किस में बनती है? केवल नाभिक में ही बनेगी, कोशिका द्रव्य में नहीं बन सकती। ठीक है। और आखिरी ओर देखें कि जो वायरस की तुलना में अगर वायरॉइड की संरचना देखें तो वो कैसी होती है? सरल होती है। ठीक है। देखिए इस तरीके से हैं। आज हमने आपको कंप्लीट पूरे टॉपिक करवा दिया है। जो फर्स्ट लाइन थी, देखिए आपके सामने ये जो फर्स्ट लाइन है, ये इसमें से हमने आपको देखिए सारी चीज़ करवा दिया है। देखें आप, ठीक है। देखिए हमने आपको अभी क्या पढ़ा दिया? जैविक जगत पढ़ाए। इसमें हमने आपको 5 जगत वाला वर्गीकरण भी करवाया। इसमें हमने आपको मोनेरा पढ़ा दिया, प्रोटिस्टा पढ़ा दिया, कवक पढ़ा दिया। ठीक है। इसके अलावा हमने जगत के महत्वपूर्ण हर एक जगत के हमने आपको लक्षण भी बताए, किस तरीके के होते हैं ये, कौन कौन से जानवर इनके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अभी हमने लाइकेन भी आपको कंप्लीट पूरा करवा दिया, विषाणु कंप्लीट करवा दिया है, और हमने यहाँ से वायरॉइड भी पूरा कंप्लीट करा दिया। इस तरीके से आपका फर्स्ट यूनिट का जो है वो पूरा फर्स्ट यूनिट का जो पहला पॉइंट होता है आपका कंप्लीट हो चुका। फर्स्ट जो यूनिट है उसका पहला पॉइंट हमने आपको कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसका क्या करवा देंगे? नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। उसमें हम आपको फिर ये सेकंड वाला जो टॉपिक रहेगा ये वाला ये कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखिए ये रखते हैं, और इस सब की PDF आपको मिल जाएगी। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमने पूरा एक पेज को थोड़ा सा जूम आउट करके आपके लिए उतना कर दिया है कि आपका पूरा आ सके। ठीक है। देखिए वायरॉइड वगैरह हमने ये आपको कंप्लीट करा दिए हैं। यहाँ से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वायरस के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है। फिर देन हमने आपको इन दोनों के अंतर भी बताया कि वायरॉइड और विषाणु में क्या क्या अंतर होता है, वो भी हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो आज की क्लास हमारी कैसे लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर बताइएगा। और हम आपको अभी ये जो थ्योरी क्लास रहेगी वो रेगुलर रहेगी। जैसे आप हमारी सारी क्लास को शेयर करते हैं, हमें प्यार देते हैं हमारी क्लासों को, उसी तरीके से इन क्लासों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए हमारी आज की क्लास कैसी लगी, क्योंकि हम आपके लिए पूरा थ्योरिकल पढ़ा रहे हैं। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, कहीं भी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।